जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मैं सूरज राम आपके लिए लेकर उपस्थित है जूनियर शिक्षक भर्ती, प्रधानाचार्य भर्ती, टीजीटी तथा पीजीटी के लिए स्पेशल मैथ। आज चौथा दिन है। चौथा दिन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे बीजगणित से संबंधित पूर्णांक, पूर्णांकों के नियम, क्या क्या नियम होते हैं। तो आइए देखते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर। अब पूर्णांकों के नियम कि जैसे हम एक बार चर्चा कर रहे हैं इस तरीके से कि जैसे 2 और 3 आसानी से जोड़ के हम लोग बता देते हैं कि 5 हो गए। 2 और 3 जोड़ के बता देते हैं ये 5 हो गए। लेकिन अगर आपसे ये जानने की कोशिश की जाए कि ये किस नियम के तहत जोड़े गए हैं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा आपको। आप जानते हैं 2, 3, 5 होते हैं, कभी इतनी गहराई में जाते ही नहीं है कि ये किस नियम के आधार पर जोड़े गए हैं, किस नियम के आधार पर आगे पीछे किए गए हैं। कभी कभी 2 धन 3 बराबर 3 धन 2 तो ये भी करते हैं, तब भी 5 होता है। कभी कभी मिल जाता है 2 में 0 जुड़ा हुआ, कट गए, तब भी 2 लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं ये किस नियम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो आइए आज इन नियमों की आपको जानकारी दे देते हैं कि ऐसा किन नियमों के आधार पर होता है। ये किन नियमों के आधार पर इस प्रकार से जब अंकगणित छोटी क्लासों में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो इसी तरीके से शुरू से ही इस तरीके से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है कि 2 और 3 कितने हो गए, 5। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये किस नियम के आधार पर जोड़े जाते हैं। लेकिन टीजीटी की परीक्षा में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था समवर्त नियम का, क्लोजर लॉ से। क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हैं या क्लोजर लॉ कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं योग के लिए ये जो भी नियम अब फिलहाल हम आपको नोट करा रहे हैं वो किसके लिए करा रहे हैं, योग के लिए करा रहे हैं। एडिशन पर, योग पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है वो हम आपको करा रहे हैं। योग के बाद गुणा पर, हालांकि योग न लिखते तो प्रत्येक में लिखना पड़ेगा। योग का समवर्त नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का सहचार नियम, योग का तत्समाकव्यव, योग का योज्य प्रतिलोम, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो उसे स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है योग के लिए। ये जो नियम बता रहे हैं वो किसके लिए बता रहे हैं, हम योग के लिए बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला नियम, समवर्त नियम। 2 पूर्णांक संख्याओं का योगफल, 2 पूर्णांक संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। यदि 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाए तो जो प्राप्त होगा, जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमेशा क्या, पूर्णांक ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पूर्णांक पूर्णांक जोड़ लिए और भिन्न के रूप में आ जाए, या पूर्णांक पूर्णांक जोड़ लिए दशमलव के रूप में उत्तर आ जाए। तो 2 पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक ही होता है। जैसे a और b बिलोंग करते हैं, यानी a और b जो है वो क्या है, पूर्णांक के अवयव है। पूर्णांकों पूर्णांक कोई 2 पूर्णांक है, इंटीजर यानी पूर्णांक है a और b, तब a प्लस b क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया जा रहा है 2,3, 2 और 3 दोनों कैसे हैं, पूर्णांक हैं। और यदि पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो 2 और 3 5 आ गया, 5 भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। आइए एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। 5 और 7, 5 और 7 ये दोनों ही बिलोंग करते हैं किसे, पूर्णांक को। ये दोनों ही पूर्णांक हैं। जब पूर्णांक है, अब इन पूर्णांकों का यदि योगफल किया जाए 5 प्लस 7 तो कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया। अब 12 जो होगा तो 12 भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। 12 होगा वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो 2 पूर्णांकों का योगफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इनमें आपको कोई समस्या ना आए इसलिए इनकी जो इंग्लिश है वो भी इंग्लिश के वर्ण है वो भी आपको आने चाहिए। क्लोजर लॉ यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्त नियम, दूसरा क्या है क्रम विनिमय नियम।
क्रमविन्वय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। क्रमविन्वय नियम, दो पूर्णांकों के योगफल का परिणाम क्रम बदलने पर परिवर्तित नहीं होता। दो पूर्णांकों के योगफल का परिणाम क्रम बदलने पर परिवर्तित नहीं होता, अर्थात ए और बी यदि कोई दो पूर्णांक है तब ए प्लस बी या बी प्लस ए भी पूर्णांक होगा। जैसे देख लेते हैं एक बार फिर से, कोई दो संख्याएं कि जैसे एक संख्या दी जा रही है आपको 3, एक संख्या दी जा रही है आपको 6 और दोनों ही है, वो दोनों ही क्या है, पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है। अब दोनों ही पूर्णांक है, अब पूर्णांकों के आधार पर चाहे तो 3 में 6 जोड़ दिया जाए या फिर 6 में 3 जोड़ दिया जाए। जो कंडीशन प्राप्त होगी वो दोनों तरफ से क्या, ये भी 9 बनेगा और इससे देखेंगे तो ये भी 9 बनेगा, और जो प्राप्त होगा वो भी क्या, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जो प्राप्त होगा वो भी क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल क्रम परिवर्तित करने से उसका परिणाम नहीं बदलता है। पॉइंट नंबर 3, योग का सहचार नियम, एसोसिएटिव लॉ। योग का सहचार नियम, सभी पूर्णांकों का योगफल सहचार होता है, सभी पूर्णांकों का योगफल सहचार होता है। अब सहचार नियम 3 पूर्णांकों पर कार्य करता है, तो 3 पूर्णांक कौन से, a, b, c बिलोंग करते हैं किसे, पूर्णांक को। आई है तीनों पूर्णांक है a, b, c। तब b प्लस जोड़ के उसमें a जोड़ दिया जाए या a प्लस b जोड़ के उसमें c जोड़ दिया जाए, तब b वो रहेगा पूर्णांक, यानी दोनों साइडों का परिणाम है वो परिणाम परिवर्तित नहीं होगा। इसी प्रकार इसे भी आप कर सकते हैं कि जैसे 1, 3 और 6, 1, 3, 6 ये तीनों पूर्णांक हैं, 1, 3 और 6 ये तीनों पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि 1 में 3 जोड़ दिया जाए, बाद में उसमें 6 जोड़ दिया जाए बराबर, या 3 और 6 पहले जोड़ दिए जाए उसमें 1 जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, यहाँ 4 प्लस 6, इधर क्या होगा 1 प्लस 9, इधर कितने हो जाएंगे 10, इधर भी कितने हो जाएंगे 10, और ये बिलोंग करेंगे किसे, पूर्णांक को ही बिलोंग करेंगे। तो इस प्रकार से सभी पूर्णांकों का योगफल सहचार नियम का पालन करता है। तो सहचार नियम के अकॉर्डिंग हम कहीं जहां 2 प्लस 3 प्लस 6 लिखा होता है तो उसका क्रम आगे पीछे बदल सकते हैं। आगे आता है पॉइंट नंबर 4, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव यानी एडिटिव आइडेंटिटी। तो तत्समक अवयव को देखेंगे, पूर्णांक शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जिसे किसी भी पूर्णांक के साथ जोड़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी पूर्णांक के साथ जोड़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देख, ए बिलोंग करता है किसमें, आई में, शून्य भी आई में बिलोंग करेगा क्यों, शून्य भी क्या है, पूर्णांक है, शून्य संख्या भी एक क्या है, पूर्णांक है, तो शून्य भी उसमें बिलोंग करेगा। तो ए में शून्य जोड़ दिया या शून्य में ए जोड़ दिया, बराबर में क्या ए आएगा, और ए बिलोंग करता है क्या, ए है वो क्या है, पूर्णांक है। किसी को ले लीजिए कि जैसे 3 है, 3 एक पूर्णांक संख्या है, अब चाहे 3 में शून्य जोड़ दिया जाए चाहे शून्य में 3 जोड़ दिया जाए, आएगा 3 ही, और 3 बिलोंग कैसे करेगा, पूर्णांक संख्या को। तो इसका मतलब 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। शून्य जो है वो क्या है, योगात्मक तत्समक शून्य है। तत्समक अवयव जो योग के लिए होता है वो क्या होता है, शून्य।
अगला पॉइंट योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। इनवर्स में क्या होगा, किसी भी पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है, किसी भी पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है कि a प्लस माइनस ए बराबर शून्य, या माइनस ए प्लस ए बराबर शून्य, और a कॉमा माइनस ए बिलोंग्स टू आई। यानी दो पूर्णांक जिनका योगफल हमेशा कैसा हो, शून्य हो, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। कि जैसे 3 3 और 3 में जोड़ दिया -3, कितना उत्तर आएगा, शून्य। या -3 में जोड़ दिया +3, उत्तर क्या आएगा, शून्य। तो ये क्या है, जब शून्य आएगा तो इसका मतलब 3 का योज्य प्रतिलोम, 3 का योज्य प्रतिलोम होगा वो कितना होगा, -3 होगा। 3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -3। यहाँ a का माइनस ए या माइनस ए का a है, वो क्या है, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। इसके बाद लास्ट वितरण नियम। वितरण नियम, किसी भी पूर्णांक के लिए योग का गुणा पर वितरण नियम लागू होता है। योग का गुणा पर वितरण नियम लागू होता है कि जैसे a कोष्टक b प्लस सी, तो इसका मतलब यही तो है a का गुणा हो रहा है b प्लस सी में, तो पहले a का गुणा होगा b में, तो a b आ गया, प्लस a का गुणा होगा c में, a c आ गया। तो क्या आ गए, a b c बिलोंग्स टू i, a b c बिलोंग्स टू i, जहां a b c क्या है, पूर्णांक संख्या है। आप किसी को देख सकते हैं इस प्रकार कि जैसे 5, 7 और 2 तीनों संख्याएं बिलोंग करती हैं पूर्णांक में। 5 कोष्टक 7 प्लस 2, 5 का गुणा पहले किसमें होगा, 7 में 35 हो गए, फिर 5 का गुणा किसमें होगा, 2 में 10 हो गए। तो इधर 5 अंदर कितना हो गया, 9, इधर कितने हो जाएंगे, 45, इधर भी कितने हो जाएंगे, 45, और जो 45 संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या है, एक प्रकार पूर्णांक है वो भी। तो इस प्रकार से ये 6 नियम दिए गए हैं किसके लिए, योग के लिए। योग समृद्ध नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचार नियम, तत्समक, योज्य प्रतिलोम और वितरण नियम। ये किसके लिए है, योग के लिए है। योग के लिए ठीक इन्हीं नियमों पर जरा सा अगर परिवर्तन कर दिया जाए, हम आपको अब ये नोट नहीं कराएंगे, इन्हीं में परिवर्तन करके बताएंगे कि जो नियम लिखे हुए हैं किसके लिए लिखे हुए हैं, योग के लिए लिखे हुए हैं। इन्हीं नियमों को गुणा में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी यही नियम किसके लिए, गुणा के लिए। तो गुणा के लिए क्या होगा, गुणा के लिए समृद्ध नियम, देखिए क्या क्या परिवर्तन होगा, बताओ। करना चाहे तो टोटल कन्फर्म कर दे, पर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप जब जूनियर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं या प्रधानाचार्य बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार जो परिवर्तन किया जाता है वो तो आपको आना चाहिए, आना चाहिए। हम हमेशा 9th से एवं वाली क्लासों को पढ़ाते आ रहे हैं, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर या बीएससी वालों को। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे पढ़ाने, जो हम क्लास लेने गए, वो क्लास लेने गए 6 वालों की। तो 6 वालों की क्लास लेने गए तो 6 वालों को एक इस तरीके से मैटर कोई था, मैटर था शायद साड़ी थी, क्या था, साड़ी इस तरीके से बनवा दी। और साड़ी बनवाने के बाद कोई नया ऐसा ही रूल आया, तो हमने कहा यहाँ पर काट के यहाँ पर ये हट जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, और इसकी जगह कट के ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, तो आप ये नियम भी सीख जाएंगे। तो बच्चों ने क्या किया, सब काट काट के वही जो पहले वाला लिखाया था वही काट काट के फिर वो नया वर्ड बना के तैयार कर दिया। तो ऐसा आप तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना तो समझदार हैं ही कि आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है। तो यही नियम बताने जा रहे हैं किसके लिए, गुणा के लिए। तो गुणा के लिए समृद्ध नियम, 2 पूर्णांक संख्याओं का योगफल, हालांकि ये चलो मिटा देते हैं, जो बॉक्स में लिखा हुआ है
ये बॉक्स दोबारा बना के हम समझा देते हैं क्या क्या हो सकता है इनमें परिवर्तन, वो बता देते हैं हम आपको। इन्हीं में परिवर्तन करेंगे गुणा के लिए। तो जब गुणा के लिए करेंगे तो समृद्ध नियम दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल की जगह क्या लिख देंगे, गुणनफल। दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। यहाँ प्लस की जगह किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, और जो भी बनेगा वो क्या पूर्णांक बनेगा। 2 और 3 पूर्णांक संख्याएं हैं तो 2 गुणित 3 कितने हो जाएंगे, 6। 6 भी एक पूर्णांक होगा। ये पूर्णांक का समृद्ध नियम पालन करता है गुणा के लिए। क्रम विनिमय नियम दो पूर्णांकों के गुणनफल का परिणाम हमेशा क्रम बदलने पर परिवर्तित नहीं होता। एक बी बिलोंग करते आई में, तब ए गुणित बी या बी गुणित ए बिलोंग करेंगे आई में निश्चित रूप से। सहचार नियम सभी पूर्णांकों का गुणनफल सहचार होता है। ए गुणित बी गुणित सी, ए गुणित बी एक कोष्टक में गुणित सी बराबर ए गुणित कोष्टक बी गुणित सी। तो ये सहचार नियम का भी पालन करता है। तत्समक अवयव में परिवर्तन आएगा। यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, शून्य। उसमें एडिटिव आइडेंटिटी की जगह मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, यानी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1। किसी भी संख्या में यदि 1 का गुणा कर दें तो 1 का गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उसे क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। पूर्णांक 1 एक ऐसा पूर्णांक है जिसे पूर्णांक के साथ गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो गुणा करेंगे ए गुणित 1 या 1 गुणित ए बराबर ए ही रहेगा। योज्य प्रतिलोम की जगह क्या आएगा, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम। किसी भी पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक जहां ए का क्या हो जाएगा, 1/a, ए गुणित 1/a, ए से ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो कितना होगा, 1/3। वितरण नियम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ए गुणित गुणा का जोड़ पर, जोड़ का गुणा पर, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो योग के लिए लागू होते हैं ये नियम, यही नियम किसके लिए, गुणा के लिए भी लागू होते हैं। योग के लिए भी और गुणा के लिए भी। आइए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है उत्तरवर्ती या अग्रवर्ती या अनुवर्ती। उत्तरवर्ती में देखेंगे आप, किसी भी संख्या का अनुवर्ती उसमें एक जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अनुवर्ती यानी आगे आने वाला, या उत्तरवर्ती यानी उत्तराधिकारी उसका कौन है। आप जानते हैं कि जैसे पूर्वजों में किस प्रकार का शासन चलता था, कि जैसे राजा दशरथ जब त्यागपत्र देंगे या उनका निधन होगा तो उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उनका बड़ा वाला पुत्र। बड़ा वाला पुत्र न बनने के कारण तो जो भी हुआ वो उसी के कारण तो हुआ, तो क्या बड़ा, उससे आगे जो बड़ा, अब एक का बड़ा कौन होता है, 2 से कितना 3 से कितना 4, ये कैसे एक एक जुड़ के प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार से किसी भी संख्या का अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या अग्रवर्ती ज्ञात करते समय उसमें एक जोड़ दिया जाता है। 4 का उत्तरवर्ती कितना होगा, 5। 7 का उत्तरवर्ती कितना होगा, 8। ऋण 3 का उत्तरवर्ती, ऋण 3 में जब एक जोड़ेंगे तो जोड़ने की बात हो रही है, घटाने की तो बात हो रही है। चाहे ऋण के पूर्णांक संख्या है, चाहे ऋण की हो, धन की हो, व्यंजक चाहे धन का हो, ऋण का हो, परमे व्यंजक धन का हो या ऋण का हो, इस चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, अपनी तरफ से एक जोड़ना है। तो क्या होगा, ऋण 3 का अनुवर्ती क्या होगा, ऋण 2। x का अनुवर्ती क्या होगा, x धन 1। कभी कभी गलती कर देते आप, जैसे a और अनुवर्ती आगे आने वाला तो a b c d e f, तो a का अनुवर्ती एकदम b बता देते हैं, कहीं x का अनुवर्ती एकदम क्या y कर देते, तो ऐसा नहीं होता। अनुवर्ती ज्ञात करते समय क्या उसमें एक जोड़ दिया जाता है। x का अनुवर्ती क्या होगा, x+1, ऐसे ही b का अनुवर्ती क्या होगा, b+1। समझ में आ गया होगा। अनुवर्ती, अग्रवर्ती या उत्तरवर्ती किस तरीके से निकालते हैं, संख्या पद या व्यंजक में एक जोड़कर उसका अनुवर्ती प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, पश्चवर्ती या पूर्ववर्ती। बिल्कुल ठीक इसी के अपोजिट, पश्चवर्ती या पूर्ववर्ती, यानी पहले वाला कौन था, तो किसी भी संख्या पद या व्यंजक का पूर्ववर्ती ज्ञात करते समय उसमें से एक घटा दिया जाता है।
तो उसका पूर्ववर्ती ज्ञात हो जाता है। किस तरीके से? जैसे 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 4 ऋण 1 बराबर 3। ऋण 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा? ऋण 5 ऋण 1 बराबर ऋण 6। ए का पूर्ववर्ती क्या होगा? पश्चवर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती पश्चवर्ती एक ही पॉइंट है दोनों, तो पश्चवर्ती क्या होगा? ए ऋण 1। एक्स का पूर्ववर्ती क्या होगा? एक्स ऋण 1। इन जो भी चर संख्याएं दी गई हैं एक्स वाई जेड या ए बी सी, इनसे आपको बच के रहना है कि पूर्ववर्ती पहले वाला कहीं एक्स के चक्कर में एक्स से पहले क्या आता है ऐसा न लगा जाना, जैसे यू लगा दिया या वाई का पूर्ववर्ती एक्स कर दिया, तो इस तरीके से नहीं करना है। ये अग्रवर्ती और पश्चवर्ती क्या एक जोड़कर और एक घटाकर प्राप्त किए जाते हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या है। पॉइंट नंबर 3 में है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या पद या व्यंजक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते समय उसमें चिन्ह चेंज किया जाता है, अर्थात धन ऋण में और ऋण धन में परिवर्तित हो जाता है। अगर धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। जोड़ का घटाए से संबंध है, जोड़ का किससे संबंध है? घटाए से। तो उसी प्रकार से किसी भी संख्या पद या व्यंजक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते समय उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। 4 का योज्य व्युत्क्रम या योगात्मक प्रतिलोम, एक ही दोनों पॉइंट है। योज्य व्युत्क्रम या योगात्मक प्रतिलोम। योज्य व्युत्क्रम ऋण 4, 4 का क्या होगा? ऋण 4 होगा। ऋण 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? धन का 4 होगा। तो यहाँ केवल क्या चिन्ह बदल दिया जाता है। योगात्मक तत्समक आपको पीछे ही चर्चा हो चुकी है। योगात्मक तत्समक क्या होता है? शून्य होता है। ऐसे यहां भी वही है सेम। योगात्मक प्रतिलोम संख्या और उसका योगात्मक प्रतिलोम यदि दोनों का जोड़ शून्य के बराबर है तो वो एक दूसरे के योज्य व्युत्क्रम कहलाते हैं। जैसे 4 का कितना हो गया? ऋण 4, तो 4 और ऋण 4 जोड़ेंगे तो शून्य आएगा। ऋण 4 का कितना होता है? 4, ऋण 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? शून्य है। तो ये एक दूसरे के क्या है? योज्य व्युत्क्रम है, योगात्मक प्रतिलोम है या एडिटिव इनवर्स है। बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 गुणात्मक प्रतिलोम या केवल व्युत्क्रम, मल्टीपल इनवर्स। गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम, यहाँ पुस्तक में लिखा हुआ है गुणा उत्क्रमणी अभिक्रिया है। गुणा चिन्ह किसमें चेंज हो जाता है? भाग में। भाग किसमें चेंज हो जाता है? गुणा में। तो बस यही उसका नियम है। किसी संख्या पद या व्यंजक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते समय, किसी संख्या पद या व्यंजक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते समय अंश बटे हर के रूप में लिखकर पलट देते हैं। पलट देते हैं मतलब अंश का हर और हर का अंश बना देते हैं, इस प्रकार से परिवर्तन कर देते हैं। तो 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4 होगा। 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4 होगा। 4 का 1/4 और 1/4 का क्या होगा? 4। ऐसे ही ऋण x का व्युत्क्रम क्या होगा? ऋण के 1/x। चिन्ह से यहाँ कोई मतलब नहीं है, केवल क्या है? संख्या को पलटना है, हर को अंश में और अंश को हर में। अगला पॉइंट परमेय व्यंजक। परमेय व्यंजक यदि px तथा qx दो बहुपद है, यदि px तथा qx दो बहुपद है तथा qx इज नॉट इक्वल टू 0, qx का जो मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तब px बटे qx परमेय व्यंजक होगा। px बटे qx एक परमेय व्यंजक होगा। अगर px और qx दो बहुपद है, px भी स्वयं एक परमेय व्यंजक है और qx स्वयं भी एक परमेय व्यंजक है। क्यों? px के बटे में कुछ नहीं तो एक अवश्य होगा, ऐसे ही qx के बटे में कुछ नहीं तो एक अवश्य होगा। तो px qx भी परमेय व्यंजक होंगे, लेकिन उनका बहुपद होना बहुत आवश्यक है। तो x² - 1 बटे x + 3 ऊपर भी बहुपद है, नीचे भी बहुपद है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक परमेय व्यंजक का रूप होगा। इसे देखें तो x² + 3x + 1 बटे में x² + 2 √x, x पर अंडर का निशान लगा हुआ है, यानी ये बहुपद नहीं है, तो ये परमेय व्यंजक भी नहीं होगा। अगला पॉइंट है एक पदी। एक पदी ऐसे परमेय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 1 हो तो उन्हें एक पदी परमेय व्यंजक कहते हैं। पदों की संख्या केवल कितनी? 1 हो। जब पदों की संख्या 1 हो तो वो एक पदी कहलाता है, जैसे 2x, x3, 5x, 3, 9x⁵, ये पूरा कितना? एक पद है, तो ये क्या कहलाएगा? एक पदी। ऐसे ही द्विपदी वो है परमेय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 हो, उसे द्विपदी परमेय व्यंजक कहते हैं। x + 1 दो पद है, यहाँ x² + 1 दो पद है, x³ + 5 यहाँ भी कितने? दो पद है।
उसके बाद त्रिपदी, त्रिपदी वह परमेय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 3 हो, वह परमेय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 3 हो त्रिपदी परमेय व्यंजक कहलाता है। कि जैसे x³ + 2x + 1, x² + 2x + 1, और इसे देखेंगे तो अंदर गुणा करेंगे तो क्या त्रिपदी ही आएगा। तो इस प्रकार से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, उसमें अंदर गुणा करने के बाद तब पदों की संख्या क्लियर करते हैं कि पद कितने पद हैं उसमें। इस तरीके से डायरेक्ट नहीं 2 और 2 4 हो जाए, ठीक है। अंदर गुणा करेंगे तो x वाले पद है वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो x² का पद मिलेगा, एक x का पद मिलेगा और एक किसका पद मिलेगा, बिना x वाला पद मिलेगा जो अचर राशि होगी। तब इस प्रकार से ये क्या त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। ये आपके सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस पॉइंट के बाद आप देखेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या के बारे में देखेंगे तो परमेय संख्या में क्या है, पॉइंट नंबर 1, 2 परमेय संख्याओं का योगफल एक परमेय संख्या होती है। 2 परमेय संख्याओं का योगफल एक परमेय संख्या होती है। अर्थात किन्हीं 2 परमेय संख्याओं को आप जोड़कर देख लें, कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जोड़ सकते हो, 3 धन 2 बराबर 5, तो क्या होगा, एक परमेय संख्या प्राप्त होगी। 1/2 धन 1/3 लघुत्तम हो गया 6, 3 धन 2 कितना आ गया 5/6, ये भी एक परमेय संख्या होगी। अर्थात पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, 2 परमेय संख्याओं का योगफल हमेशा एक परमेय संख्या होती है। पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत क्या है, परमेय संख्याओं के योग नियम, सहचार नियम, क्रम विनिमय नियम लागू होते हैं। परमेय संख्याओं पर पूर्णांक संख्याएं हैं, वो भी एक प्रकार की क्या है, परमेय संख्याएं हैं। आप एग्जाम्पल वहां से उठा के यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या 2 परमेय संख्याओं का योगफल में सहचार नियम, क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जैसे 3 में 5 जोड़ दिए या 5 में 3 जोड़ दिए, टोटल कितने हो गए 8 बराबर 8, और ये बिलोंग किससे करे, परमेय संख्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें भी ये नियम लागू होता है। ऐसे ही क्रम विनिमय नियम लागू हो गया, ऐसे ही सहचार नियम, तो 3 और 5 जोड़ दिए, फिर उसमें 7 जोड़ दिए, या 3 में 5 और 7 जोड़ दिए, कितने हो गए 8 + 7 बराबर 3 + 12, इधर कितने हो गए 15 बराबर 15। ये भी बिलोंग कैसे करेगा, रेशनल नंबर, परमेय संख्या को। पॉइंट नंबर 3, परमेय संख्या 0 एक ऐसी परमेय संख्या है जो प्रत्येक परमेय संख्या के लिए सत्य है। यानी 0 एक ऐसा है जो किसी में भी जोड़ दिया जाए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संख्या वही रहेगी। जैसे 3 धन 0 बराबर 0 धन 3 रहेगा, कितना 3 ही रहेगा, और ये क्या है, रेशनल नंबर है, परमेय संख्या। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 4, प्रत्येक पूर्णांक a का परमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक a को परमेय संख्या माना जा सकता है। पूर्णांक जितने भी हैं वो सभी परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, सभी कैसे परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। आप देखेंगे पॉइंट नंबर 5, प्रत्येक परमेय संख्या a/b एक ऐसा योज्य व्युत्क्रम -a/b प्राप्त होता है कि a/b + -a/b बराबर 0, यानी दोनों का योगफल क्या होगा, 0 होगा। तो प्रत्येक परमेय संख्या का योज्य व्युत्क्रम यानी योगात्मक प्रतिलोम होता है, जो उसे निश्चित रूप से आप निकाल सकते हो उसे। पॉइंट नंबर 6, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल एक परमेय संख्या होता है। 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल, कोई 2 परमेय संख्याएं ले ली, गुणनफल कर दिया, वो भी क्या आएगा, परमेय संख्या ही आएगा। पॉइंट नंबर 7, परमेय संख्याओं पर गुणन नियम, सहचार नियम और क्रम विनिमय नियम लागू होते हैं। परमेय संख्याओं पर गुणन नियम, सहचार नियम और क्रम विनिमय नियम लागू होते हैं। जैसे 3 धन 2 3 गुणन के लिए 3 × 2 × 5 बराबर 3 × 2 × 5, इधर कितने हो जाएंगे 6 × 5, इधर 3 गुणित में कितने हो जाएंगे 10, तो कितना आ जाएगा 30 बराबर 30। बिलोंग कैसे करेगा, उसी को रेशनल नंबर को। पॉइंट नंबर 8, परमेय संख्याओं के योग पर गुणा नियम बंटनी है। गुणा नियम योग पर 2 ×
3 धन 5, तो क्या हो जाएगा 2 का गुणा पहले 3 में होगा, फिर 2 का गुणा 5 में होगा, कितने हो गए 6, और ये कितने हो गए 10, टोटल कितना आ गया 16। तो जो वितरण नियम है वो भी काम करता है परमेय संख्याओं पर। परमेय संख्या एक ऐसी परमेय संख्या होती है जो प्रत्येक परमेय संख्या के लिए a गुणित 1 गुणित a बराबर a, यानी 1 का गुणा किसी भी परमेय संख्या में कर दिया जाए उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परमेय संख्या वही रहती है। प्रत्येक शून्येतर, शून्येतर का मतलब क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। शून्येतर जहां भी लिखा है तो शून्य के बराबर नहीं है का एक व्युत्क्रम होता है a बटे b बराबर 0 के नहीं है, तब परमेय संख्या b बटे a परमेय संख्या होगी, यानी अगर उसे पलट दे तो भी क्या परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इस प्रकार की संख्याओं में अब इनके कुछ प्रश्न देख लीजिए, 2-4 इनके पॉइंटों को तो आप समझ गए होंगे। आ जाता है कभी दो परमेय संख्याओं का गुणनफल होता है हमेशा, फिर उसमें कहीं पूर्णांक दे दिया जाता है, कहीं परमेय संख्या दे दिया जाता है, कहीं अपरमेय संख्या दे दिया जाता है, कहीं सम संख्या दे दिया जाता है। तो उनमें से सटीक कौन सा है, मतलब लगभग सब होते हैं लेकिन सटीक कौन सा है वो आपको पहचानना है। तो आइए इस प्रकार के प्रश्नों को और देख लेते हैं। x³ -1 अपॉन x² + 2 में क्या परमेय व्यंजक जोड़े, मैं क्या परमेय व्यंजक जोड़े के 2x³ -x² + 3 बटे में x² + 2 प्राप्त हो सके। इस प्रकार का प्रश्न। तो इसने क्या कहा, इसमें क्या जोड़ है, तो बड़ी तो ये है, जोड़ दिया इसमें कुछ, तो इसमें से ये घटा दीजिए, जो आएगा वो उत्तर आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि x³ -1 अपॉन x² + 1, उसने कहा इसमें क्या जोड़ है, तो इसमें हमने कुछ भी जोड़ दिया। जैसे इसमें हमने जोड़ दिया का कबूतर, का जोड़ दिया, इतना हो जाना चाहिए बराबर 2x³ -x² + 3 अपॉन x² + 2। इस का मान निकालेंगे तो 2x³ -x² + 3 अपॉन x² + 2 माइनस ये उधर जाएंगे तो x³ -1 अपॉन x² + 2 बराबर x² + 2, लघुत्तम दोनों का ले लिया। यहां से क्या आएगा 2x³ -x² + 3 -x³ + 1, तो क्या होगा एक x³ इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा x³ -x² + 4 बटे में x² + 2, और यही उसका आंसर होगा। यदि उसमें इतना जोड़ दिया जाए तो ये इतने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न, इसमें से क्या घटा दिया जाए, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए, तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को भी कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्या जोड़ दिया जाए, कुछ जोड़ दिया, क्या घटा दिया जाए, कुछ घटा दिया। घटा ABCD कुछ भी घटा दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या घटा रहे आप, जो भी घटाना हो, कोई एक अक्षर चुन लिया, उसे घटा दिया, घटाने के बाद उसे क्लियर करेंगे। यदि कैपिटल A बराबर x+1 बटे x-1 हो तो a+1 बटे a बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आने चाहिए। तो क्या करेंगे, मान पूछा जा रहा है a+1 बटे a का मान, तो a का तो मान डायरेक्ट लिखा ही है, x+1 बटे x-1 प्लस
1 बटे a, तो ये उलट जाएंगे, x माइनस 1 ऊपर पहुंच जाएगा, x प्लस 1 नीचे हो जाएगा। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 कैंची का गुणा किया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर बोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बटे में a स्क्वायर माइनस 1, 2x से 2x कट गए, ऊपर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 बटे में x स्क्वायर माइनस 1, 2 कोष्टक x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x स्क्वायर माइनस 1 आंसर। तो इस प्रकार से a बटे a प्लस 1/a या a माइनस 1/a की वैल्यू ज्ञात करना जब a का मान दिया हो, p का दिया हो p प्लस 1/p पूछ लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आने चाहिए। और आप योज्य व्युत्क्रम, योज्य योगात्मक प्रतिलोम, ये तो आप अच्छी तरीके से सभी लोग निकाल ही सकते हैं, उसे निकालने में कोई समस्या है नहीं। लासा मासा की जो चर्चा है वो हम पिछले वीडियो नंबर 2 में कर चुके हैं। लासा मासा यानी परमेय व्यंजकों का आप लासा मासा ज्ञात करना, तो वहीं आपको बीजगणित से संबंधित लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त हमने आपको बता दिए थे अच्छे से। बस वही गुणनखंड काटने आने चाहिए आपको अच्छे से। गुणनखंड के अंतर्गत हो सकता है कभी आपको द्विघात समीकरण के अनुसार गुणनखंड करने पड़े, कभी श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार, कभी कुछ जोड़ घटा के कम करना पड़े, या शेषफल प्रमेय के द्वारा, गुणनखंड प्रमेय के द्वारा भी आपको गुणनखंड करने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड बताया गया है। स्टैंडर्ड क्या ग्रेजुएशन लेवल का हो सकता है। तो इस वजह से ये सब पार्ट आपको आने चाहिए इस तरीके से। लासा मासा में आपको समस्या कुछ आएगी नहीं, लासा मासा आपको अच्छे से आएगा ही। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय हिंद।